नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अपना 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था सेट समुच्चय वो कंप्लीट हो चुका था। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन दूसरा चैप्टर है वो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट करने वाले हैं। जो जुड़ा हुआ है लगभग पीछे वाले लेसन से, सेट से, तो वो क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप पहले उन क्लासेज को जरूर देखें। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है नीचे। तो देखिए, संबंध एवं फलन को पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो था सेट। सेट को लिखने का तरीका था वो ये था दोस्तों, इसमें मान लीजिए ये था कि ए बी सी और डी एक ऐसा सेट था, और उस सेट के लिए हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। मैंने बताया था कि एक कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, मंझले कोष्ठक के अंदर कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं कोमास के साथ, वो इसके एलिमेंट है और ये एक सेट है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ते हैं, संबंध। नाम क्या है, संबंध। तो संबंध हम गणित से थोड़ा बाहर हट करके देखें तो संबंध होता है, जैसे मैं कहूं कि जयपुर राजस्थान की जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो क्या हो रहा है, इसमें एक संबंध आपको नजर आ रहा है ना, जयपुर और राजस्थान का एक संबंध हो गया। वैसे ही मैं कहूं कि 3-15 का भाजक है। वैसे ही दूसरी बात मैं ये कहूं कि बी ए का सबसेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये सभी के सभी संबंध है। 3 का 15 से, बी का ए से, जयपुर का राजस्थान से, ये क्या है, रिलेशन है। ऐसे ही गणित के अंदर भी क्या होता है कि संबंध होता है, उसमें एक सेट का दूसरे सेट के साथ, यानी एक समुच्चय ए है और ऐसे ही दूसरा समुच्चय अगर मान लीजिए बी है हमारे पास, तो हम इनके एलिमेंट्स का आपस में संबंध है उसे यहाँ पर दिखाने का थोड़ा सा वो प्रयास करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या होगा, ए और इसमें x का ए का y के साथ ऐसा क्या संबंध है, वो चीज हम दिखाएंगे और वही हम पढ़ने वाले हैं कि संबंध, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फलन। तो दोस्तों देखिए, ये सारे के सारे जो संबंध हैं, ऐसे ही गणित में भी संबंध होते हैं। उसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि संबंध क्या होता है, परिभाषा क्या है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक दो प्रकार की बातें होती हैं। जो वाक्य है जो हम बोलते हैं वो दो प्रकार से बोला जाता है। एक तो कहलाता है स्टेटमेंट, यानी कथन। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है वो जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम जस्ट संबंध तक पहुंचते हैं तो उससे पहले मैं आपको दो परिभाषाएं छोटी छोटी बता देता हूं। कथन क्या होता है कि जो भी वाक्य हम बोलते हैं, जो भी वाक्य क्या करते हैं, बोलते हैं, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन अगर वो अपने आप में अर्थ पूर्ण दे रहा है, वो अपना कंप्लीट अर्थ दे रहा है, तो उसे हम कथन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि महात्मा गांधी एक किसान थे। अब वो मैंने चाहे उनका प्रोफेशन है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन उनका अर्थ है वो कंप्लीट आ रहा है कि महात्मा गांधी कोई इंसान था और जो काम करता था किसान का, कंप्लीट हो जाता है, उससे बाहर कुछ बचता नहीं है। यहाँ जरूरी नहीं है कि मैं ये लिखूं कि महात्मा गांधी एक पैसे से वकील थे, ये वो एक राजनेता थे, या मतलब कुछ भी लिखूं, लेकिन उसका अर्थ है वो कंप्लीट आता है, सेंस। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, कथन कहते हैं, जिसका पूर्ण अर्थ मिलता हो। और ऐसे ही मैं बात करूं, एक होता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस में क्या होता है मित्रों, ओपन सेंटेंस में कोई भी बात जो कही जाती है वो किसी दूसरी बात अगर जब तक नहीं बोलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैं ये कह दूं कि एक्स राजस्थान का शहर है,
तो दोस्तों क्या हुआ कि ये वाक्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं है? कि राजस्थान का कौन सा शहर हमें अभी तक पता नहीं है। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू अपन ले सकते हैं। तो ये एक ओपन सेंटेंस है, खुला वाक्य है ये, यानी इसका कोई भी आंसर आ सकता है, वो आगे की बात है। अब राजस्थान के अंदर तो कई शहर हैं, तो काफी सारे शहर हैं, तो वो सारे के सारे एक समुच्चय बना लेंगे बहुत बड़ा, और उसमें से कोई भी एक आंसर फिक्स नहीं है। तो दोस्तों ये होता है ओपन सेंटेंस और ये होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर बात जो भी कही जाए गलत या सही कंप्लीट होती है, वहीं से आपको पता चल जाता है या तो सही है या गलत है, लेकिन वो पूर्ण है। लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि ये सही है या गलत है। अब मैं यहाँ पर लिख दूं, कोई भी बाहर का नाम लिख दिया, जैसे मैंने ढाका लिख दिया, अब मैं कहूँ कि ढाका राजस्थान की ये राजस्थान का एक शहर है, तो क्या होगा? वो गलत है। लेकिन क्या पता मैं यहाँ ढाका लिखने वाला हूँ, मैं ये लिख दूं कि यहाँ पर जयपुर, तो जयपुर तो राजस्थान का एक शहर है। तो ये क्या हो गया? एक ओपन सेंटेंस हो गया। अब ओपन सेंटेंस के लिए क्या होता है कि जहां से हम ये चर राशियां लेते हैं उनका एक समुच्चय बनता है, तो उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट यानी प्रतिस्थापित समुच्चय, तो यहां होता है। और फिर इनके लिए एक आंसर तो आएगा कोई ना कोई। तो राजस्थान का अगर यहाँ पर कोई शहर है, तो उन शहरों का मैं एक समुच्चय ले लेता हूँ, जिनके अंदर मैं सारे लिख देता हूँ। जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, सारे के सारे जो राजस्थान के शहर हैं वो मैंने सारे लिख दिए यहाँ पर। तो उनमें से एक हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसलिए इस समुच्चय को कहा जाता है हल समुच्चय या सॉल्यूशन सेट या आंसर सेट। ठीक है दोस्तों, ये थी अपने बात की थी ओपन सेंटेंस के लिए। धीरे धीरे हम ऐसे ही चलते जाएंगे, तो हम संबंध की डेफिनेशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट डेफिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। इन चीजों का भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। अभी के बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म। अब दोस्तों क्रमित युग्म ये क्या चीज है? देखिए, इसको बताने के लिए मैं फिर आपको एक बार सेट की तरफ लेकर चलता हूं। मैंने आपको बताया होता कि एक सेट है आपके पास ए बी सी डी, और ऐसे ही मैं लिख दूं दूसरा सेट कोई सी सेट, और उसमें मैंने लिख दिया कि सी डी बी ए। अब इसमें देखिए क्या है, एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, और इसमें भी ए बी सी डी। अब इसका क्या है कि क्रम यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों का क्रम क्या है? सेम नहीं है एलिमेंट्स का। इसके एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, इसके क्रम से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें सेट में क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्रम का कोई इफेक्ट नहीं आता। क्रम इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसी भी समुच्चय के लिए क्रम है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए ए और सी है वो दोनों समुच्चय एक दूसरे के पूर्णतः बराबर है, इक्वल है। लेकिन अगर ऐसे कोई समुच्चय बना लिए जाएं जिनके अंदर क्रम का भी महत्व हो, क्रम है वो इंपोर्टेंट हो, जैसे मैं कहूं कि कोई सेट है ए बी सी डी है, मान लीजिए ए दूसरा सेट ले लिया मैंने और उसमें लिखा हुआ है 1 और 2, और दूसरा कोई सेट ले लिया मैंने बी जिसमें मैंने लिख दिया 2 और 1। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सेट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर सेट है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट्स का क्रम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्रम जैसा दिया है वैसा ही जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे समुच्चय हैं वो क्रमित समुच्चय कहलाते हैं। अब इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं वो मैंने अभी नहीं बताया आपको, यहाँ सिर्फ अपन ने 2 ही लिए हैं। तो ऐसे जो समुच्चय हो जाए आपके सामने जिनका क्रम है वो जरूरी है कि ए 1 नंबर पे आया है, बी 2 नंबर पर होना चाहिए, 3 नंबर पर ये और 4 नंबर पर ये होना चाहिए, तो यही क्रम होना चाहिए। तो ये समुच्चय भी क्या कहलाता है? क्रमित समुच्चय कहलाता है। अगर ऐसे ही क्रमित समुच्चय सिर्फ 2-2 एलिमेंट के हों, 2-2 एलिमेंट के अगर क्रमित समुच्चय हों, ऐसे क्रमित समुच्चय जिनके अंदर 2-2 अवयव हैं, तो वो समुच्चय को हम ऑर्डर्ड पेयर नाम देते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। आ गया समझ में आपकी यहाँ तक कि क्रमित युग्म क्या होता है? ऐसे क्रमित समुच्चय जिनके अंदर 2 अवयव हो। अब आपने क्रमित बता दिया, क्रमित युग्म बोल दिया, लेकिन ऐसे ही अगर 3 एलिमेंट्स आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ... n तक एलिमेंट है,
तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे ऑर्डर्ड एन ट्यूपल बोलते हैं इसको। एन ट्यूपल का मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है, वो पेयर न होकर के, पेयर तो एक जोड़ा होता है दो का, तो उसे बोल दिया, लेकिन अगर उसमें 3 है, 4 है, 5 है, तो उसे बोलते हैं 3 ट्यूपल, 4 ट्यूपल, 5 ट्यूपल, 6 ट्यूपल। समझ में आ गया आपके? तो एन है तो एन ट्यूपल। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उस सेट को पढ़ना है जो क्रमित है, तो उसे आप ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। अब हम धीरे धीरे संबंध के निकट आते जा रहे हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर्ड पेयर का पता चल गया, तो आपको साथ ही पता होना चाहिए क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मित्रों? ये होता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब गुणा करना, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको पढ़ा ये बोल बोल के, टेबल बोल के आपको गुणा करना है, वो गुणा नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर 2 सेट हैं, ए जिसमें है ए बी सी, दूसरा है सेट है ऐसे ही जिसमें लिखा हुआ है एक्स और वाई। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहीं से अपना संबंध की परिभाषा भी बनेगी। तो देखिए ए बी सी और इसमें एक्स और वाई एलिमेंट दे रखे हैं, तो ए और बी का अगर हम गुणा कर लेते हैं, ए और बी का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। लेकिन उसके एलिमेंट्स की गुणा किस प्रकार से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या होगा कि a और x की गुणा करेंगे, तो a पहले लिखा है तो a का एलिमेंट भी पहले आएगा, a इसमें ऑर्डर्ड है वो आवश्यक होता है। दूसरा फिर किससे मल्टीप्लाई किया, x से, ये हो गया a और x का मल्टीप्लाई। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे, इसमें क्या कि a की गुणा मैं y के साथ भी करना चाहूंगा तो मैं y, फिर क्या हो गया देखिए a का x और y के साथ हो चुका है, तो b का x और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx by। अब b का भी दोनों के साथ हो गया, अब c का करेंगे तो cx और cy मल्टीप्लाई हो गया मित्रों। अब देखिए ये क्या हो गया, सिर्फ यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर पहले सेट के एलिमेंट्स पहले आते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट दूसरे टाइम आते हैं, और ये सारे के सारे एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिख लिया गया। अब ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और बी का। इसमें देखिए कितनी हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो नंबर्स कितने हो सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। साधारण सी बात है कि अगर ए के अंदर n एलिमेंट है, बी के अंदर m एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट है वो आएंगे m इंटू n। यानी इसमें 3 एलिमेंट थे और इसमें 2 एलिमेंट थे, तो दोनों के अंदर एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 6। आप देखिए इसमें 6 आए ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्तीय गुणन तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना है तो आप पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, कोमा लगाकर बी के लिखेंगे और एक ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है वो बंद कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये आपके समझ में आ चुका है तो अब हम पढ़ेंगे संबंध किसे कहते हैं, रिलेशन। संबंध में क्या होता है दोस्तों, आपको 2 सेट मिलते हैं, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है वो है 1 4 2 4 6, ऐसे एलिमेंट आपको दे रखे हैं। तो आपको इसमें संबंध दर्शाना है, वो क्या निकालना है, आर मान लीजिए ये रहा संबंध आर। संबंध की परिभाषा क्या होती है कि एक सेट ए और दूसरा सेट बी, दोनों सेट हैं वो नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, यानी वो खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है, और मैंने सामने लिखे हैं वो 3 एलिमेंट के लिखे हैं तो खाली नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। उन दोनों का एक संबंध आर, क्या एक संबंध आर किस प्रकार से होता है,
वो ऐसे होता है जिसके अंदर लिखा हुआ हो ए और बी। क्या लिखा हो? ए और बी एलिमेंट। एक इसका है, यहां पर ऐसे लिखा जाता है कि वेयर ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। यानी ए है वो ए नंबर ए से आएगा और बी है वो बी साइड से आ रहा है। तो एक ऐसा का है, खुला वाक्य होता है ये, जिसके अंदर क्या है कि आपको ए के मान है वो सारे ए से लिखने हैं, बी के मान है वो बी से लिखने हैं। तो दोस्तों ये आर वाला ये क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। आ गया समझ में आपके? नहीं आया तो मैं अभी बताता हूं कि जिसमें लिखा कैसे जाएगा। मान लीजिए कि इसे हमने लिख दिया एक और इसका संबंध है दो से। अब खुला वाक्य क्या लिख रहा है यहाँ पे, वो उसकी मान लीजिए कोई कंडीशन दे देगा, वो एक वो कंप्लीट नहीं देगा, चर में देगा, तो जिसमें से हम छांट के लिख लेंगे। देखिए पी क्या होगा, आपको गिवन है कि ए जो ए का 2 गुना है वो बराबर बी के है। ये खुला वाक्य दे दिया आपको। ए है वो ए का 2 गुना है वो बराबर बी के है। तो आप ए जैसे ही लिखेंगे तो उसका 2 गुना क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। तो एक यहां से ले लिया एक, तो उसका 2 गुना कौन है? 2। 2 लिख लिया, उसका 2 गुना कौन है? 4, यानी 2 4। और 3 लिख लिया, 3 का 2 गुना कौन है? 6। तो ये बन गया दोस्तों क्या, एक नया आपने सेट है वो तैयार कर लिया है। वो किससे प्राप्त किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से किया है आपने, कि 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ एक रिलेशन हो गया। वो रिलेशन क्या है? वो इस खुले वाक्य से पता चल रहा है कि 2a बराबर b, एक ऐसा संबंध है। तो ये आ गया दोस्तों a तथा b का रिलेशन r, जिसके अंदर वो आए हैं इसके एलिमेंट 1 2 3, जो कहां से लिए गए हैं? a और b के एक एक अवयव को लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या मिल सकता है कि मान लीजिए ए सेट है आपके साथ 1 2 3 वाला और बी सेट है आपके पास 2 4 6 वाला। ये जो मैंने संबंध बनाया था वो मैंने इसको देख करके ऐसे लिख दिया कि 2a बराबर b है। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी मिल सकता है कि इस एक का रिलेशन है वो 1 के साथ मिल सकता है, 2 के साथ मिल सकता है, 3 के साथ भी मिल सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके एक एलिमेंट 2 का किसी के साथ भी संबंध नहीं हो, इस 2 का किसी के साथ कोई संबंध भी ना हो, सीधा 3 का संबंध आ जाए 4 के साथ, या 3 का संबंध आ जाए 6 के साथ। तो एक एलिमेंट का कितनों के साथ भी हो सकता है और आगे वालों का भी कितनों का भी कितने के साथ भी संबंध आपस में हो सकता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? एक रिलेशन कहते हैं दोस्तों। जैसे एक का संबंध इसमें तो सीधा सीधा एक एक की बारी है कि एक का संबंध 1 के 2 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, 3 का संबंध 6 के साथ आपके सामने मिल रहा है। आपको कोई दिक्कत है? अगर यहां तक आप सभी के समझ में आ गया है तो अपन आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए एक समुच्चय है ए, जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 4 3 और दूसरा है 2 3 5। तो मैं कहूं कि एक संबंध आर मैंने यहां पर लिख दिया है। अब मैं रिलेशन के वो खुला वाक्य आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि एक रिलेशन है वो है 1 2 1 3 3 5। और आपसे कहूं कि क्या यह एक रिलेशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या कि हाँ रिलेशन है। कैसे? कि उसमें पहला एलिमेंट है वो ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट है वो बी से आना चाहिए। अब आप देखेंगे तो वास्तव में आपको ऐसे ही मिलेगा कि पहला है वो इसमें से है और दूसरा है वो इसमें से है। ये 3 है, ये 5 है, ये दूसरे में से है, और इसका ये 3 है, ये यहाँ से लिया अपन ने। तो ये एक पूर्णतया रिलेशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप रिलेशन इसे कह सकते हैं। अब इसमें रिलेशन में आपको बताना होगा कि नंबर है वो कितने आएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो अपन रिलेशन अभी लिखा है मैंने, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आर है वो उप समुच्चय होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी आर है वो ए गुणा बी में से ही आ रहा है, कोई ना कोई इसमें से, या तो सारे के सारे आ सकते हैं या कुछ एलिमेंट्स आएंगे तो भी आर में से आएंगे। तो आर है वो किसका उप समुच्चय होता है? ए गुणा
बी का। और किसी ए में अगर n एलिमेंट है और बी के अंदर अगर m एलिमेंट है तो मैंने आपको बताया था कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर यानी a गुणा b में एलिमेंट्स की संख्या आती है वो m गुणा n आती है। ठीक है, अब m गुणा n आ गया इसके अंदर एलिमेंट, और इसके सबसेट है वो कितने होंगे, तो वो भी मैंने कल आपको बताया था कि इसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसकी घात वो 2 की घात में लगा दिए जाएं। m गुणा n अगर मैं 2 की घात में लगाऊं तो वो इसके क्या आ गए, सबसेट आ गए दोस्तों। अगर a गुणा b यानी इन a समुच्चय और b समुच्चय के कार्टेशियन प्रोडक्ट के उप समुच्चयों की संख्या अगर इतनी है तो उन उप समुच्चयों में एक समुच्चय ऐसा होता है जो फाई होता है। एक समुच्चय क्या होता है, फाई होता है। मैंने बताया था कि उप समुच्चयों में एक फाई भी उप समुच्चय होता है। तो अगर वो इसमें से माइनस कर दिया जाए 2 की घात mn माइनस 1 तो आप बता देना कि इसमें इतने संबंध हैं वो बन सकते हैं। यानी रिलेशन की संख्या है वो आप किससे दर्शाएंगे, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन। तो R के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, 2 की पावर mn माइनस 1। ठीक है, नोट कर सकते हैं ये। अब देखिए अपन पढ़ने वाले हैं क्या, A कोई समुच्चय है जिसके अंदर है x y और B कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मैंने इसमें से आपको संबंध बता दिया R x2 x3 y1 y2 y3। मान लीजिए ये रिलेशन है। तो दोस्तों क्या होता है, रिलेशन में एलिमेंट्स है वो A से पहले एलिमेंट आते हैं, B से दूसरे एलिमेंट आते हैं। इसके लिए मैं अब आपको बताने वाला हूं प्रांत एंड परिसर। डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज किसका, रिलेशन का। रिलेशन का प्रांत और परिसर है वो दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों बताना है कि इसमें जो पहले एलिमेंट है x y, ये तो क्या आ गया, x 3 बार आए तो 3 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। x और y तो क्या आ गए, प्रांत। और परिसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों परिसर होगा दूसरे एलिमेंट 2 3 2 1 और 3, यानी परिसर में आ गया 1 2 3। कोई दिक्कत है, यानी दूसरे एलिमेंट है वो परिसर के सेट में आ जाएंगे और पहले एलिमेंट है वो प्रांत के सेट में आ जाएंगे। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये सारे नहीं लिखने हैं, यहाँ से जो रिलेशन में काम में आ रहे हैं वो काम यहाँ लिखने हैं। यहाँ अगर हमने सारे के काम में ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बी वाले सारे परिसर बोल दोगे और ए वाले सभी को प्रांत बोल दोगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर काम में नहीं लिया होता, यहाँ पर अगर y काम में नहीं आया होता तो फिर हम प्रांत में भी y का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। ठीक है, यहाँ वही काम में लेना है जो R के अंदर यूज हुआ है, नहीं कि A और B का। अब हम पढ़ेंगे तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि नाम से पता चल रहा है एक, यानी अगर ए कोई सेट है और उसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं, तो ए के अंदर एक ऐसा रिलेशन हो, ए के एलिमेंट्स में आपस में एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट अपने आप से ही, केवल एक से ही संबंध रखता हो, वो भी किससे, खुद से, केवल और केवल स्वयं से रिलेशन रखता हो। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, इसका तरीका ये बेटर रहता है। 1 2 3 को ऐसे लिख दिया जाए, फिर दूसरा ए भी ए से ही बताना है संबंध, ए का ए में ही संबंध बताना है। इसका संबंध सिर्फ ऐसे हो कि 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो और 3 का संबंध 3 से हो।
खुद का संबंध खुद से ही हो और कोई बचे भी ना तो कोई ज्यादा भी ना हो, यानी एक का संबंध सिर्फ एक से ही होना चाहिए, दो का संबंध दो से होना चाहिए, तीन का संबंध तीन से होना चाहिए। देखिए अगर एक अवयव का संबंध सिर्फ एक से ही है तो वो क्या कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है दोस्तों। ओके, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं एक प्रतिलोम संबंध। जैसे इसको तो लिखने का तरीका ये रहेगा कि ए में एक एक, दो दो और तीन तीन, ये हो गया एक संबंध, जो संबंध क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रतिलोम संबंध की, इनवर्स रिलेशन, तो दोस्तों इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो सेट हैं, ए जिसमें लिखा है ए बी और बी है जिसमें लिखा है एक्स वाई जेड। तो दोस्तों इसमें रिलेशन है वो इस प्रकार से अगर दिया गया हो, इन दोनों का रिलेशन है वो अगर ऐसे दे रखा हो कि ए एक्स के साथ रिलेशन है, वही रिलेशन अगर मैं ये कहूं कि ए का संबंध एक्स के साथ है तो ये हो गया आर रिलेशन। लेकिन अगर वो संबंध एक्स और ए का जो संबंध निकालते हैं वो आर का इनवर्स कहलाता है। आर इनवर्स बराबर होता है उल्टा। जैसे मैं इसमें कहूं कि एक और दो का जो संबंध है वो आर था, लेकिन एक और फिर दो और एक का संबंध निकालेंगे तो वो क्या कहलाता है, आर इनवर्स। जैसे एक बार मैं दोबारा एक नया एग्जांपल लेता हूं, प्रतिलोम संबंध है जो इनवर्स संबंध है वो पढ़ने के लिए दोबारा से देखिए। अब देखिए इनवर्स रिलेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। इनवर्स रिलेशन के अंदर एक ए सेट ले लिया जाता है और एक बी सेट ले लिया जाता है। एक्स वाई जेड एक दो तीन ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए। अगर इसका संबंध x का एक के साथ संबंध है तो आप लिखेंगे x एक। ये रिलेशन में आता है किसमें, r के अंदर एक ऐसा संबंध है तो ये कहलाता है r संबंध। लेकिन इसका अगर मैं ये कहूं कि एक संबंध हम ऐसा निकाल ले b के एलिमेंट पहले और a के एलिमेंट बाद में एक x, तो ये रिलेशन दोस्तों कहलाता है r इनवर्स। आगे समझ में, बस उल्टा करना है कि a पहले b बाद में तो r और b पहले a बाद में तो r इनवर्स। ठीक है दोस्तों, प्रतिलोम संबंध तक आप सभी के समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन अगले भाग में। इस तब तक के लिए